डियर स्टूडेंट्स, मैं इस नीट एंड जेई क्रैश कोर्स लेक्चर सीरीज में आपके लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और फ्लो ऑफ फ्लूइड टॉपिक लेके आया हूँ, जिनमें से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी तो होती है, लेकिन ये चैप्टर कुछ इस तरीके से हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे लगता है कि लास्ट मोमेंट है, पता नहीं इसमें से क्वेश्चन क्या पढ़े हैं, दो तीन तीन चैप्टर हैं इस यूनिट में, तो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने वो सारी चीज़ समराइज कर दी है जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो बेसिकली अगर बात करें जैसे प्रॉपर्टीज़ की मैटर की, तो जैसे इलास्टिसिटी किसी मटेरियल का क्या है, एक टेंडेंसी है रीगेन करने की अपनी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को। क्या, जब कभी जैसे लेट से डिफॉर्मिंग फोर्स आप कहीं लगाते हैं, किसी बॉल को या रबड़ को खींचें आप, फिर वापस बॉल अपनी शेप में या रबड़ अपनी शेप में आता है, या स्प्रिंग एलोंगेट करें तो फिर देखेंगे स्प्रिंग वापस आता है। तो एक तरीके से टेंडेंसी टू get it back, यानी whenever we apply a deforming force, then a restoring force acts on the body and it takes the body to in its original configuration। तो इलास्टिसिटी बेसिकली हुक साइंटिस्ट हैं, हुक्स ने एक लॉ दिया था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स जो हम डिफॉर्म कर रहे हैं, चाहे लेंथ में, चाहे एरिया में, चाहे वॉल्यूम में। तो देखा हुक्स ने कि जब तक किसी बॉडी की हो सकता है, अगर स्प्रिंग को एलोंगेट करते जाए, खिंचता जाए, लेकिन एक लिमिट है जिसके बाद जैसे ही खींचेंगे तो वो फिर ब्रेक कर जाएगा, तो वो टेंडेंसी ड्रॉप कर जाएगी। अदरवाइज तब तक जब तक कि वो इलास्टिक लिमिट में है, यानी रीगेन की कैपेसिटी है ऑब्जेक्ट की, तब तक ये इक्वेशन फॉलो होता है, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस लगना होगा, स्ट्रेस बेसिकली F/A होता है, ये स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इसमें तीन बेसिक फार्मूले दिए गए, डिपेंडिंग की एलोंगेशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर लेंथ में चेंज देख रहे हैं तो अलग साइंटिस्ट ने दिया, वॉल्यूम में देख रहे हैं तो अलग, अदरवाइज अगर एंगल में देख रहे हैं तो अलग। तो एक सबसे पहला मैं बताऊंगा यंग मॉडुलस। यंग ने क्या कहा था कि अगर लेंथ में डिफॉर्म हो तो स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेस करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का वैल्यू मैंने बताया F/A, और ये del L अपॉन L। del L क्या है, चेंज इन लेंथ जो आया है, जो डिफॉर्म हुआ है, ऑब्जेक्ट को मिला है। F की वैल्यू mg होती है, ये L ऊपर चला गया है और A नीचे है, तो πr² del L। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन मिल सकता है आपको। फिर बल्क मॉडुलस, इसमें क्या, वॉल्यूम से रिलेटेड आपको पता होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रेशराइज करें तो उसका वॉल्यूम डिड्यूस होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो बढ़ाने पे देख रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है। या दूसरी लैंग्वेज में कहें, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो del V बता रहा है चेंज इन वॉल्यूम, और V बता रहा है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का वॉल्यूम। तो ये बल्क मॉडुलस भी याद रखें, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्रेशर के टर्म में पूछा भी गया है। और लास्ट में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो एंगल के टर्म में होता है, कि एंगल डिफॉर्मेशन अगर देख रहे हैं कि किसी एंगल से अगर देखना चाह रहे हैं कि डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, तो रिजिडिटी का ये फार्मूला काम आता है, जो ईटा से दिखाते हैं, वो F/A, ये शेयरिंग स्ट्रेस कहलाती है। शेयर कर रहे हैं, जैसे बुक्स का स्टैक हो, आप शेयर करें आगे की तरफ, तो देखेंगे कि एक एंगल फॉर्म करेगा। जैसे अगर ये है तो ये ऐसा कुछ एंगल फॉर्म कर लेगा, और यहाँ से लेट से कि ये थीटा है, तो ये जो वैल्यू अगर x आई और ये ओरिजिनल लेंथ L है, ये भी बहुत बेटर विजुअलाइजेशन आपको ना मिले। जैसे बुक की स्टैकिंग हो गई, तो आपने इसको स्ट्रेस लगाया तो ये यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँच गया तो एक थीटा एंगल चलेगा। थीटा एंगल, तो जितना आगे बढ़ा x, और ओरिजिनल क्या था L, तो थीटा x/L करके निकाल ले, यानी यहाँ थीटा की जगह हमने फाई रखा है, तो फाई x/L F/A, ठीक। तो F/A करके निकालेंगे, तो फाई अगर पता हो या एंगल के टर्म में जो दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं, x और L के टर्म में भी बेसिकली दे सकते हैं, तो आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी अगर याद रहे तो क्या पता आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए। निश्चित है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, तो प्लीज़ डू केयर दैट इट ऑल शुड बी रिमेंबर्ड, इट शुड ऑल बी इन योर मेमोरी एंड इट मे हेल्प यू। अभी वापस बात करें, फ्लूइड सेक्शन में आ जाए, चूँकि फ्लूइड सेक्शन में और सरफेस टेंशन बताना चाहिए था। मैं आपको सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन मतलब मैक्स प्रोबेबिलिटी जिसकी होती है, वो यही है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा बर्नौली थ्योरम। ये फ्लूइड के इतने अच्छे चैप्टर हैं, अगर इन्हें डिटेल में पढ़ाया जाता है तो हर बच्चे के दिमाग में ये बात ऑलरेडी रहती है, बस समझना होता है। जैसे लेट से कोई पाइप है, अगर वाटर का फ्लो कर रहा है, तो आपको पता होगा वाटर फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, यहाँ आप प्रेशर डालिए, नीचे है ऊपर पहुँचाना है पानी को। जैसे हमारी जो मोटर लगी होती हैं, वाटर मोटर,
वो क्या करते हैं, पंप पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ अगर पानी देना है तो यहाँ प्रेशर दीजिए, यहाँ निकल जाएगा। तो जितना पानी आप यहाँ देंगे अगले पाइप से वो पानी निकलना चाहिए। क्यों? अगर नहीं निकलता ये पाइप फट जाएगी। तो ओवरऑल इसी को देख के ये एक कंजर्वेशन लॉ था, और कंजर्वेशन से एक इक्वेशन निकल के आई A1 V1 = A2 V2। यानी अगर ये एरिया A1 हो, ये A2 हो, ये V1 हो, ये V2, मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस सेक्शन, वेलोसिटी ऑफ दैट सेक्शन, ρ1 यहाँ की डेंसिटी, ρ2 यहाँ की। आपको बता दूँ आइडियल लिक्विड लेंगे तो रो दोनों इनकम्प्रेसिबल है, तो ऑलमोस्ट रो तो सेम ही होता है। ये बस आपको आइडिया होना चाहिए कि रो की वैल्यू, रो मतलब डेंसिटी के टर्म में लिया गया, ठीक। तो यहाँ से ये क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड और लिक्विड वी आर सेंडिंग हियर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस एंड, और द लिक्विड विच इज एक्सर्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं A1 V1 = A2 V2, यहाँ V वेलोसिटी है, A एरिया है, निकाल सकते हैं। यानी मास पर यूनिट लेंथ अगर के टर्म में देखेंगे तो अगर मास कंजर्वेशन करेंगे जितना पानी जाएगा उतना निकलेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर का टोटल मास = यहाँ का मास, तो देखेंगे पर यूनिट टाइम इसके लिए भी चेक कर रहे हैं, तो उसी जिस टाइम में यहाँ डाल रहे होंगे उसी टाइम में देख रहे होंगे, तो दोनों को वापस करेंगे तो वेलोसिटी का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे कि सबसे मास का फार्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है A इंटू एल, ठीक है, मतलब एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो अगर पर यूनिट टाइम देख रहे हैं अपॉन टी कर दें तो ये क्या आ जाएगा, L/T यानी V, यहीं से L/T पर यूनिट मास फ्लो पर यूनिट टाइम, तो A/L, तो ये क्या दे देगा, V दे देगा, ठीक। और ये V दे देगा तो रो इंटू AV, तो चूंकि इधर भी आएगा रो इंटू AV, तो रो कट जाएगा, तो A1 V1 = A2 V2। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। बर्नौली ने इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व किया और देखा कि इसमें 3 टाइप की एनर्जी एनरोल्ड थी। कौन कौन सी? पहला प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। यानी प्रेशर देंगे तब पानी तो नीचे से ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से नीचे पानी लाना है तो ऑब्वियस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पानी हमेशा ऊपर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर नीचे से पानी ऊपर पंप करना है तो आपको प्रेशर देना होगा ताकि पानी ऊपर तक पहुंच जाए। वेलोसिटी, यानी अगर वेलोसिटी है वाटर में तो उस काइनेटिक एनर्जी उससे रिलेटेड, या जो भी फ्लूइड है उससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी। और जिस हाइट पे गया, जैसे यहाँ पर अगर H2 हाइट है और यहाँ H1 हाइट है, तो दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ओवरऑल वो इस एंड पे कांस्टेंट रहने चाहिए। यानी तीनों एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों कांस्टेंट रहनी चाहिए। आई होप बर्नौली थ्योरम आपको समझ में आया होगा और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस फार्मूला, P1 + ½ ρ1 V1² + ρ1 GH1 = P2 + ½ ρ V2² + ρ2 GH2। यानी यहाँ अगर P1 ρ1 V1 ρ1 H1 लिख रहे हैं तो बगल वाली इक्वेशन में क्या लिखेंगे, P2 ρ2 V2 और यहाँ ρ2 H2। यानी दोनों एंड पे आप एनर्जी कंजर्व कराइए, और चाहे काइनेटिक पूछे, चाहे पोटेंशियल पूछे, चाहे वो हाइट पूछे, चाहे प्रेशर डिफरेंस पूछे, निकल लेंगे। एरोप्लेन से भी रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे कि बर्नौली थ्योरम को फॉलो करते हैं। सो होपफुली ये बात आपको समझ में आएगी। अब नेक्स्ट जो छोटे छोटे फार्मूले पूछे गए जिन पे क्वेश्चन बन जाता है, जैसे सरफेस टेंशन, हमें पता है कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हाँ, सरफेस पे जो स्ट्रेचिंग बगल वाले मॉलिक्यूल्स उन्हें खींच रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, टेंडेंसी होती है, तो वहाँ एक टेंशन क्रिएट होता है, तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो इस पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सॉफ्ट बबल का केस बना दिया, हाँ, तो उसमें डबल लेयर होता है, तो बोलेंगे कितना वर्क करना होगा अगर एरिया में चेंज ये आया, तो टेंशन दिए होंगे और एरिया में चेंज देख लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वर्क आ जाएगा। जैसे देखिए F/L है, तो F/L डेल A एरिया मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट गया तो F × L ही है। तो यूनिट वाइज भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यही फार्मूला होना चाहिए। एसेंट फार्मूला, एक कैपिलरी एक्शन होता है कि जितना नैरोअर ट्यूब होगा वाटर उतना तेज़ी से ऊपर पहुंचेगा। कैपिलरी से क्वेश्चन क्या बनता है कि एसेंट हाइट मतलब कितना पानी चढ़ा होगा, उसके लिए वो हाइट क्या होगा, 2 टाइम्स T टेंशन, वो एंगल दिया होगा H, रो और G, ठीक है। तो रो डेंसिटी, H भी हाइट, H रो G, R और ऐसे करके मुझे लिखना चाहिए था जिससे कन्फ्यूजन ना होता आपको। ये रेडियस है जो मेनिस्कस शेप बनाया गया, जो भी उसका रेडियस है R रो G, ठीक है। तो अब वापस कहें वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, ये वही होता है जैसे अगर कोई फ्री फॉल कर रहा हो जो वेलोसिटी अटेन करेगा, उसी तरह अगर कोई वाटर नीचे गिरेगा
तो जो वेलोसिटी मिलती है उसकी यही होती है। मतलब अगर सीधा सीधा कोई पार्टिकल ड्रॉप करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। अगर रेस्ट से गिरा है, v² बराबर u² प्लस 2as, तो u 0 हो गया, तो 2as 2 एक g एक्सेलरेशन ही है g, और ये h हाइट। तो वही सेम वाटर अगर कहीं फॉल करता है तो अगर इस फ्लक्स पूछते हैं तो समझिएगा इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और इक्वेशन रखिएगा आपको स्पीड ऑफ ए फ्लक्स मिल जाएगा। लास्ट में पॉइसलीज फार्मूला और स्टोक्स लॉ याद रखना है बस, क्योंकि फार्मूले पे अगर क्वेश्चन बनेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम का अगर निकलना है तो इनकी ये डिपेंडेंसी होती है, p प्रेशर होता है, रेडियस ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और l लेंथ। स्टोक्स लॉ भी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ, जैसे कि कोई वाटर ऊपर ड्रॉप कर रहा है, कितना फोर्स फील करेगा, तो F इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा RV। यहाँ देखे होंगे आप डायमेंशन में भी, यहाँ से ईटा का डायमेंशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इनको आप केवल याद रख के जाएं, कौन सा पैरामीटर क्या है फिजिकल, ये किस फिजिकल पैरामीटर को डिनोट करता है, ये बात पता हो। क्वेश्चन सिंपल है, फार्मूला रखिए, आंसर पा जाइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये पूरा यूनिट मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। मे दिस हेल्प यू इन योर एग्जाम, so hoping best for you all, so good luck, please like and subscribe this channel, thank you।